श्री हितेश वैद्य, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, दीपक अग्रवाल साहब, मंडलायुक्त वाराणसी, राजीव रंजन मेरे साथी और अभी हाल तक भारत सरकार में थे और आजकल एनआईए के चीफ कंसल्टेंट के एक नई भूमिका में यहाँ पे उपस्थित, जैन साहब डायरेक्टर बीएचयू आईटी, हिमांशु एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनएमसीजी। मैं समझता हूँ कि अशोक तो जीएसओ के यहाँ पे नहीं है शायद, क्योंकि उनका रिकॉर्डेड वॉइस था, बट तारा माई कलीग who worked with me because I was just surprised by her voice calling me. तो मैं तो एक बार देखना चालू किया ये कहाँ से बोल रही है। If she is listening to her, डी तारा, एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनआईयू को कि उन्होंने मैं एक बार दोबारा आमंत्रित किया। दूसरे जो वर्जन था, वर्जन 2.0 रीइमेजिनिंग अर्बन रिवर्स के ऊपर जो थीसिस का प्रेजेंटेशन था, पिछले साल मैं इसमें भाग लिया था हैबिटेट सेंटर में, मुझे ख्याल है, और मेरे सामने कंचन को मैंने पुरस्कृत भी किया था। अभी यहाँ पे जो आपको कंडक्ट मास्टर सेरेमनी के तौर पे कंडक्ट कर रही थी, उनको मैंने पुरस्कृत किया था, और मैं देख रहा हूँ कि नाउ शी इज पार्ट ऑफ एनआईयू। और तमाम सारे बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनका मुझे ख्याल है कि एक पटना का और दूसरा मुझे याद नहीं है, जो कि अयोध्या का काल कौलित हो गए थे। जो आपकी दूसरी वेव आई थी कोविड-19 की, उसमें भगवान के शरण में चले गए थे। वो एक दुखद माहौल था, लेकिन फिर भी उन बच्चों के उत्साह को देखते हुए आप कंचन को देख रहे होंगे, इसने बहुत अच्छा काम किया था। डॉल्फिन को लेकर के पूरी की पूरी किस प्रकार से इकोलॉजी, जो हमारी नदी की इकोलॉजी है, उसको कैसे और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे हम एक पूरे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, जो मुझे एक बार दोबारा स्मरण हो गया। आज जिन 20 लोगों को अंतिम रूप से चयनित किया गया रीइमेजिनिंग अर्बन वाटर्स के थीसिस के रूप में, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये इस सब की शुरुआत हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर में एक गंगा अथॉरिटी जो है, उसके ऊपर जो नेशनल गंगा अथॉरिटी है, उसका अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बैठक ली थी। उस बैठक में उन्होंने तमाम सारी बातें कही थी, और उसमें एक बात यह भी उन्होंने कही थी कि कैसे हम नदियों को लेकर के पूरी पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, कैसे नदियों को लेकर शहरों को, गांवों को, उनकी व्यवस्था को बदल सकते हैं। और वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वहां हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं उसमें भारत सरकार के सचिव के तौर पे भाग ले रहा था। आप लोगों को उद्बोधन के बाद वहां पे बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं चालू की गई, और उसी की एक उत्पत्ति ये भी हुई जो हमारी रीइमेजिनिंग अर्बन रिवर्स, कैसे हम शहर के में जो नदियां हैं उसको, उसके बारे में हम उससे एक नई सोच बदल सकते हैं। आपको मालूम है कि तमाम सारे शहरों की नदियां मर चुकी है। अभी आपको तारा ने कहा, तारा जब उद्बोधन कर रही थी, आपको तारा मेरी सहयोगी के तौर पे काम की भारत सरकार के अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, वो कह रहे थे कि रिवर्स आर ऑर्गेनिक बॉडीज, जैसे हम जिंदा, हम सांस लेते हैं, और जिस दिन हम सांस लेना बंद करेंगे हम स्वतः परमात्मा से मिल चुके होंगे। वैसे नदियां भी एक ऑर्गेनिक बॉडी है, वो भी सांस लेती है, वो भी वैसे चलायमान है जैसे हम चलायमान। हम रुक नहीं सकते, हमेशा चलते रहना हमारा नेचर है। जिस दिन हम रुक जाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। वैसे नदियां भी जिस दिन वो रुक जाएंगी समाप्त हो जाएंगी। और बहुत सारी नदियां, पूरे देश की नहीं, हमारे देश की नहीं, दुनिया में तमाम सारी नदियां समाप्त हो गई, केवल वो कागज के ऊपर रह गई, लोगों की याददाश्त में रह गई। और हम जब नदियों की बात करें तो नदियों के साथ साथ अन्य वाटर बॉडीज भी बहुत सारे, इतने खूबसूरत तालाब थे
जिनका वर्णन आपको मिलता है, तमाम सारे पुस्तकों में वर्णन मिलता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जहां के बारे में तमाम सारे किस्से कहानियां मिलती हैं। आज वो किस्से कहानियों तक सिमट गई है, खत्म हो गई है। पूरी रिवर बॉडीज खत्म हो गई है, रिवर बॉडीज, अर्बन जो वाटर बॉडीज है खत्म हो गई है। और उसका नतीजा ये कि शहरों से या इवन गांव से जहां पे नदी या हमारे तालाब खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे वाटर टेबल भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जो पानी आपको मिलता था एक सर्टेन फीट के ऊपर, वो फीट और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। नतीजा है कि हमारे पूरी की पूरी जो वाटर साइकिल है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप एक बार सोचो, आप सारे लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में कितना पानी है, क्या आप विश्वास करते हो कि आप पानी ही पानी हो? हम सभी देखने में हम सॉलिड लगते हैं, लेकिन हम तो पानी है, क्योंकि हमारा 70% पानी है, 30% सॉलिड है, बाकी तो हम पानी है। इधर ही देते, मैं उसको बंद कर देता हूं। हाँ, 70% हमने पानी है। पानी से हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, जैसे कि बेटियां जब शादी करके अपने मायके से ससुराल जाती हैं, तो उन्हें मायके की हमेशा याद आती रहती है, क्योंकि वहां पे उनका लालन पालन, उनका बचपन बढ़ता है। ऐसे हमारा पानी से इतना अच्छा रिश्ता है कि पानी जिस किसी फॉर्म में हो, वो नदी के फॉर्म में हो, समुद्र के फॉर्म में हो, तालाब के फॉर्म में हो, भाप के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो। हिमालय हम जाते हैं देखने के लिए, बर्फ को जाते हैं। हम पानी जिस किसी रूप में हो, क्योंकि हम पानी है, इसलिए हमको उससे बहुत नजदीक का रिश्ता नजर आता है। फव्वारा, आप किसी फव्वारे के पास बैठ जाइए, मन आपका शांत हो जाता है। आप किसी झरने के पास बैठ जाइए, आप स्वतः शांत, मन आपको बिल्कुल कितनी भी बेचैनी हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो आपको, सारे के सारे कष्ट आपको उस झरने के पास बैठने से स्वतः समाप्त हो जाते, क्योंकि आप अंदर से पानी ही पानी हो। और आपको मालूम है कि हमारी जान चली जाएगी जिस दिन पानी, जो कहते हो डिहाइड्रेशन कहते हो, इधर मुझे दे दीजिए, इधर दे दो, मुझे दे दो, हाँ इधर मुझे दे दीजिए। आपको डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, आदमी की जान चली जाती है। आप सोच सकते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा जान चला जाता है। इतना पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पानी के बगैर हम जितना रह सकते हैं, पानी और हवा, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उस पानी को प्रिजर्व करने के लिए हमारी आवश्यकता है, और इसको हमारे आज में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, आप रामायण में, महाभारत में, सब जगह पानी का वर्णन किया गया, अलग अलग रूप से वर्णन किया कि कैसे ये हमारे लिए प्राणदाता है। पानी के देवता वरुण देवता का प्रार्थना किया गया। पानी के अंदर भगवान विष्णु शयन करते हैं। कहां पे? समुद्र के भीतर, पानी के अंदर वो शयन करते हैं, जो हम सबके पालक है। पानी जब गंगा अवतरित होती है तो ब्रह्मा से उतर करके महेश से उतर करके सीधे विष्णु तक वहां पर पहुंच जाती है। सारा का सारा पूरा ब्रह्मांड पानी पानी, और अगर पानी न हो तो कुछ भी नहीं बचेगा। इतना महत्वपूर्ण है पानी। और उस पानी के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, अभी हाल में आपने सबने सुना होगा, आज पूरा देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मार्च 2021 में माननीय प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत की थी, गुजरात से शुरुआत की थी, और आज पूरा देश, अब जबकि 15 अगस्त आने वाला है, पूरा देश, अभी तो एक हर घर झंडा, एक ऐसा नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री कि हर घर में झंडा पहुंचे, हर घर में तिरंगा पहुंचे, और हर कोई स्वतंत्रता की उस आजादी को उसमें एक बार सरोबार हो जाए, फिर से देशभक्ति में, देश प्रेम में सरोबार हो जाए। और ऐसे में अभी हाल में, जब आपको ख्याल होगा, थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में अमृत सरोवर की बात की। सरोवर जिसका नाम उन्होंने कहा अमृत सरोवर, वो अमृत देने वाला सरोवर है। एक बार दोबारा उसको जगा दे और कहा कि हर जिले में 75 सरोवर बनाएंगे, हर शहर में बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम अपने गांवों में, अपने शहरों में, सब जगह जो सरोवर हो, जो आज मर चुके हैं, सांस नहीं ले पा रहे, उनको आप दोबारा जिंदा कर दीजिए। जब आप जिंदा करेंगे तो जैसे कि आप पानी होगा, तो जैसे नसों में हमारे पानी बहने लग जाता है, हमारे नसों में जैसे खून बहने लग जाता है, उस प्रकार से
जो हमारी धरती माँ है, धरती माँ की नसें क्या है, वो एक्विफर्स है, उन एक्विफर्स में पानी होगा और फिर दोबारा सारा का सारा व्यवस्था एक बार दोबारा फिर से जागृत हो उठेगी। इतना आवश्यक है पानी हमारे लिए। और मैं निश्चित जानता हूं, आज मैं आ रहा हूं रास्ते में, लखनऊ से आते समय मैं सुल्तानपुर में रुका था और सुल्तानपुर में एक स्थान पे मुझे वहां के जिलाधिकारी ले गए जिसका नाम था धोपाप। धोपाप ये जगह थी जहां पे गोमती नदी के किनारे जब भगवान राम मां जानकी को लेकर के पूरे दरबार के साथ लेकर के जब अयोध्या जा रहे थे, तो वहां पे वशिष्ठ मुनि जी ने, उनके जो कुलगुरु थे, उन्होंने कहा कि आपने रावण जरूर राक्षस कुल में हुआ, लेकिन वो एक महाप्रकांड ब्राह्मण था, इतना बड़ा विद्वान और ज्ञान था, तो उसको एक ब्रह्म हत्या पे पड़ी, तो ब्रह्म हत्या से पाप धोने के लिए आपको यहाँ पे गोमती में स्नान करना पड़ेगा। वो जगह दो पाप को धोने के लिए भगवान ने वहां पे स्नान किया। वहां पे एक पूरा का पूरा एक सरोवर, जिलाधिकारी ने एक वहां पे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे कमल सरोवर बनाया। उसको मैं जब देखने गया, काफी बड़ा सरोवर अभी पानी से भरा पड़ा हुआ था। वहां के गांव के किसानों ने कहा कि उसके बनने के बाद अब वहां पे पानी पिछले साल से, अभी उसको थोड़ा सुंदरीकरण किया जा रहा, वो पिछले साल से काम हो रहा था, कर रहे जो पानी लगता था वहां पे, अब पानी लगना बंद हो गया। यानी जो गांव में बाढ़ आ जाती थी, अब वो बाढ़ का पानी जो अब यहाँ पे इस सरोवर में आगे इकट्ठा हो जाता है, वहां पे बाढ़ से निजात मिल गई। पानी का मैनेजमेंट, केवल पानी का मैनेजमेंट हुआ, देखिए लोगों को उससे निजात मिल गई और वहां पे वाटर टेबल भी बढ़ गया। अभी मैं उन्हें बोल करके आ रहा हूँ, साथ ही साथ एक अमृत वन वहां बना दीजिए। अमृत सरोवर तो आपने बना दिया, अब अमृत वन बनाइए, क्योंकि वन की हम इतनी ज्यादा, जितने हमारे देवी देवता, हर एक वन के जो तमाम सारे वृक्ष के रूप में हम देखते हैं, और वन भी इस पानी को लाता है, वन भी हमारे हवा को विशुद्धिकरण में काम करता है। तो उसके साथ अमृत सरोवर और साथ में अमृत वन दोनों मिलकर के एक साथ साथ काम करेंगे। मैं आपको इसलिए ये सब बातें कह रहा हूं कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपने रीइमेजिनिंग अर्बन रिवर्स, और मैं अब कहूंगा हमारे हितेश जी से कहूंगा कि अगले साल का कंपटीशन रीइमेजिनिंग अर्बन लोकल बॉडीज कर दीजिए। अब आप एक जगह और ऊपर उठा दीजिए, बिकॉज अर्बन रिवर्स आप जो कर रहे थे, तो केवल नदियों तक आपको अपने आप को वंचित, अपने आप को एक अपने आप का बंधन कर दे रहे थे। क्योंकि हर एक शहर नदी के ऊपर नहीं है, बहुत सारे शहर हमारे समुद्रों के ऊपर है, लेकिन हर शहर में लोग वहां पे वाटर बॉडी जरूर है, चाहे वो बड़ा तालाब हो, बड़ी झील हो, कई सारे पॉन्ड हो। एक सीरीज ऑफ, आप भोपाल शहर में जाइए तो वहां 7 बड़े बड़े तालाब है। कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पे वाटर बॉडी नहीं होगी। ये दूसरी बात है कि मर चुकी होगी, और मर चुकी होगी तो वो शहर भी मरने के कगार पे होगा। अगर जहां पे वाटर बॉडी मरेगी वो शहर भी मरने के कगार पे होगा, क्योंकि वाटर के बगैर वो रह नहीं सकता। एक वाटर जो है, जो कि तमाम सारी संभावनाएं लेकर के आता है, उस पानी के साथ आप देखो, अगर आप वहां पे बैठोगे, आप एक, अभी तारा बात कर रही थी, जब तारा बोल रही थी, वो बोली थी कि नदी के किनारे आप बैठेंगे, नदी नहीं बल्कि तालाब के किनारे भी, कोई भी झील है उसके किनारे आप बैठेंगे, बैठते ही आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आप अपने घर पहुंच चुके हैं। आप विदेश में हैं और विदेश से बाद जब आप अपने घर आते हैं और आप सूखी रोटी और दाल भी खाते हैं, अगर आप चावल और दाल भी खाते हैं, तो आपको विदेश का खाना सबसे अच्छा आपको भोजन अपने घर का लगता है जब अपने घर पहुंचते हैं। सबसे अच्छा बिस्तर अपना बिस्तर लगता है जब अपने बिस्तर पहुंचते हैं। तो जिस समय आप पानी के करीब पहुंचेंगे या आप अपने आप के करीब पहुंच चुके हैं, ये आपको आनंद आता है। तो अगर आप नदी के किनारे ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पे बैठ सकते हैं, बैठने से जब बैठेंगे तो कुछ खाए पिएंगे भी, जब बैठेंगे कुछ और आबोध विहार करेंगे, जब बैठेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक एक टूरिज्म की एक्टिविटी, एक टूरिज्म का एक नया चीज शुरू हो जाता है, एक आर्थिक गतिविधि तुरंत शुरू हो जाती है। वहां पे अगर आप वहां पे वृक्षारोपण कर दे तो अपने आप एक बार उसको रोकता, वहां पे लोगों को पहुंचने के लिए बहुत सारी नई नई संभावनाएं क्रिएट कर देता है। कितनी सारी चीजें आप अर्बन वाटर बॉडीज को आप लेकर के चलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अगले साल का कंपटीशन आप अर्बन रिवर्स को की जगह रीइमेजिनिंग अर्बन वाटर बॉडीज आप कर दीजिए। जब अर्बन वाटर बॉडीज करेंगे तो उन सब चीजों को आप जोड़ देंगे, और फिर हिंदुस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा। आज हिंदुस्तान में लगभग 4000 शहर हो गए, कोई भी शहर हमारा बचेगा नहीं जो कि इसके दायरे में नहीं होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात, आपने इसके माध्यम से, क्योंकि वाटर के ऊपर जो हमने जो आपको जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी की उस
नेशनल गंगा अथॉरिटी के बारे में जो बैठक हुई थी, उससे ये तो एक बच्चों का इसका उद्देश्य यह था कि हम बच्चों को जोड़े, और ये बहुत अच्छा लगा जब राजीव ने ये कहा कि पिछले बार जो मोस्टली अर्बन प्लानर्स आए थे, इस बार अर्बन प्लानर्स के अलावा इंजीनियर्स भी आए, उसके अलावा अन्य भी लोग आए, अगली बार हमारे और सारे लोग आने चाहिए, क्योंकि पानी तो आप चाहे समाजशास्त्र पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, सब जगह पानी के बारे में चर्चा की जाती है। जब आप इतिहास में पढ़ाई करेंगे तो इतिहास में भी तमाम सारी लड़ाइयां समुद्र के पानी के साथ हुई है, कैसे आपका जो, तो इसके बारे में जब आप कोई भी हो उसके बारे में अपने तरीके से समाजशास्त्र के तौर पे कैसे कि पूरी समाज की धुरी ये नदी का पानी है, समाज की धुरी ये वाटर बॉडी है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एक बहुत बृहद आपका बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा जिस दिन आप अर्बन वाटर बॉडीज के तहत करेंगे, और हर एक वर्ग के लोगों के बारे में इसके बारे में सोचना चालू करेंगे। इसको और ब्रॉडन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसको जो है इससे, क्योंकि जो हमारा यूथ है, यूथ एक बार जैसे कि अब कंचन ने काम किया, अगर उसके बारे में अगर कंचन ने कहे आप में से जो बच्चों ने अभी काम किया होगा, मैं समझता हूं कि उसको काम को करने के पीछे आपने बहुत सारा एक लंबा उसमें कार्य किया होगा, क्योंकि ये थीसिस बनाने के लिए न केवल आपको पढ़ना होगा, सेकेंडरी डाटा बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट किया होगा, बल्कि प्राइमरी जाकर के वहां पे लोगों से चर्चा किया होगा, लोगों को समझने की कोशिश की होगी, लोगों के उस मनोविज्ञान को, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की होती। जब आप उन सब चीज कोशिश किए होंगे तो फिर आपका ज्ञान कितना ज्यादा बढ़ गया होगा, आपको कितना ज्ञान बढ़ गया होगा। और यही नहीं, आने वाले समय, जो आने वाला जो समय है, जो कि जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री इसको कहते हैं अमृत काल, इसके बारे में कि एक नया भारत का उदय हो रहा है, ऐसा भारत जो कि सशक्त भारत है, जो कि स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, समर्थ भारत है, शक्तिवान भारत है, ऐसा भारत जो है एक विकसित भारत है, विकासशील नहीं है, विकसित भारत है, ऐसा भारत जो कि हर एक की जनाकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत है। उस भारत को समझने के लिए जब आप बच्चे ये सब चीजों को देखेंगे तो आपको नई नई चीजें की संभावनाएं नजर आएंगी, नए नए रोजगार सृजित होंगे, नए तौर तरीके निकलेंगे, और फिर नई व्यवस्था बनेगी। तो ये जो है आपका जो हमारा रीइमेजिनिंग अर्बन वाटर बॉडीज है, एक बहुत ही एक नया मुकाम तक लेके जाएगा। एनआईओ ने जो इसको जोड़ा है, जो हमारे एक नौजवानों को जोड़ा है, यूथ को जोड़ा है, वो बहुत एक लंबी यात्रा जो करने वाले, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उनके माध्यम से और भी लोगों को। नहीं तो आप देखिए पिछवाड़ा में जैसे बहुत सारे तालाब होंगे, सारा का सारा कूड़ा उसी तालाब में जाके फेंकते हैं। जितना शहर का कचरा होता सारा तालाब, कचरा भरता कैसे है, वो तालाब भरता कैसे, सारे के सारे कचरे वहीं भरेंगे। जितने भी आपके गंदे पानी, जो आपका जो यूज वाटर है, वो सारा का सारा उसमें भरेगा। और इसीलिए जो स्वच्छ भारत मिशन, हमारा एक मिशन जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन में जब हमने शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण चालू किया, शहरों की रैंकिंग चालू की, उसको धीरे धीरे जब हम बढ़ाना चालू किया तो पहले हमने कहा कि ठीक है, आपको इसके लिए स्वच्छ भारत के अंदर आपको जो है फर्स्ट लेवल पे आपको देखना है कि जो आप जितने भी टॉयलेट्स है वो और सारे, सेकेंड लेवल पे हमने जाकर देखा कि वो टॉयलेट्स सस्टेनेबल हो, उनके जो गंदगी निकल रही है वो सारा का सारा गंदगी जो है, जो गंदा पानी निकल रहा है, जो उसका मल निकल रहा है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरे लेवल पे हम जब जाकर के देखे तो फिर हमने उसको क्या कि इसका प्रॉपर हम सही तरीके से उसका कंप्लीट निस्तारण भी कर दे रहे हैं, न केवल हाइजीनिक व्यवस्था है बल्कि उससे निस्तारण कर दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हमने व्यवस्था जारी की, वो व्यवस्था जारी की थी वाटर प्लस। हम ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पानी हमारा अगर जाकर के नदी में, नाले में, तालाब में अगर जा रहा होगा तो फिर वो शहर हमेशा वैसे गंदा का गंदा बना रहेगा। और वाटर प्लस आज की डेट में जो शहर बने हुए हैं, कुछ मेरे ख्याल में हंसने वाले 7 शहर हमारे वाटर प्लस हो चुके। उस वाटर प्लस में एक शहर मैंने जाके देखा, इंदौर में वहां की जो 2 नदियां हैं, सरस्वती नदी और कान नदी,
सरस्वती और नदी और कान नदी दोनों इतनी गंदी थी, उसमें अंदर इतना सारा किस्म किस्म के जो है पेड़ पौधे जमे हुए थे। लेकिन जिस दिन वो वाटर प्लस हो गया, आज कान नदी और सरस्वती नदी के अंदर मछलियां नजर आती, कछुए आपको नजर आते। आज वहां पे जो है, जैसे कि यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है, वहां सरस्वती नदी की आरती होती है। वो एक ऐसा स्थान हो गया जहां लोग बैठ करके उसको आनंद लेते, एक आमोद प्रमोद और बिहार का स्थान हो गया। एक पूरा का पूरा परिवर्तन इंदौर शहर में हो गया। तो ये हर एक शहर में हो सकता है कि जो हमारा गंदा पानी जा रहा है, उस गंदे पानी को हम टैप करके अगर ट्रीट कर दें। आज की डेट में जब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सीधा वहीं ट्रीट कर सकते हैं, और जो लोकल जो उसका ट्रीटमेंट है वहां आसपास में ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे हमारा कम से कम गंदा पानी अगर नदी में नहीं जाता तो उससे लोग वहां जो पहुंचेंगे उनको उसको एक अच्छा स्थान मिलेगा। आप उदाहरण के लिए अपने खुद के शहर को देख लीजिए, बनारस को। बनारस में, इसी बनारस में आप गंगा नदी में जब जाते थे तो आपको इतनी सारी गंदगी मिलती थी। ज्यादा दिन पहले नहीं, 8-9 साल पहले अपने को ले जाकर के देखिए कितनी गंदगी मिलती थी। मन नहीं होता था कि आप स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपको मन नहीं होता था। आज आप दिल्ली में जमुना नदी के किनारे आप जाइए, मैं दिल्ली में रहता था और कुछ अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए मुझे कई बार वहां नदी के किनारे जाना पड़ता था, और मुझे आचमन करने के लिए तो आंख बंद करके हम पानी उठाया करते थे, ताकि मैं उसे देखूं। अगर देख सकता तो पानी नहीं ले सकता, मैं आचमन नहीं कर सकता। इतनी बुरी हालत तो वहां की गंगा नदी की नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत सारी गंदगी रहती थी। आज आप जाकर के देखिए, तमाम सारे घाट इतने साफ सुथरे हो गए, और जिस दिन हमारे गंदे नाले सारे के सारे 100% ट्रीट होकर के वहां पे जाने लगेंगे, आप देखेंगे उसका नजारा ही बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर यहां हो सकता है, इंदौर में हो सकता है, तो सारे के सारे शहरों में हो सकता है। ये तब होगा, इसको होने के लिए सबसे पहले तो हमारे युवकों में उनके मन को बदलने की जरूरत है, उनके विचार को बदलने की जरूरत है, उन्हें यह सोचने की जरूरत है ये सारा संभव है। और वो संभावनाएं तलाशने के लिए इस प्रकार की जो एक्सरसाइज एनआईयू के माध्यम से हो रही है, मैं समझता हूं कि उनको आने वाले समय के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने बनाया है, रिवर के जो सिटीज होते हैं उनको कैसे मास्टर प्लानिंग किया जाए, उसका कैसे अर्बन प्लानिंग किया जाए, उसका एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया कि जब आपने ये सब सोच लिया तो कैसे हम उसका अर्बन प्लानिंग करेंगे। एक रिवर अलायंस तैयार किया है कि हम लोग एक दूसरे से सीखें, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिवर अलायंस एक शहर कुछ काम कर रहा है, दूसरा शहर कुछ काम कर रहा है, तीसरा शहर कुछ काम कर रहा है, वो उसको सीख करके बहुत कुछ आगे नई नई चीजें कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। वो जो सारे प्रयास है, उन सारे प्रयासों के जड़ में ये जो बच्चों को जो एक उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उन्हें सोचने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि कैसे रिवर्स हमारे लिए या वाटर बॉडीज हमारे लिए कितने अमूल्य निधि है, कैसे हमारी पूरी व्यवस्था कितनी अच्छी चीज है। ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है, और इस काम के लिए मैं एनआईयू के हितेश वैद्या जी को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतना अच्छा काम किया। आज आपको यहाँ पे मुझे आकर के IIT BHU में, मैं ये मेरी पुरानी जगह, जैन साहब को पता नहीं मालूम होनी, मैं यहाँ पे 1 साल पढ़ा भी हूँ। मैं यहाँ पे अपने स्कूल से पास आउट करने के बाद 1977 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था BHU IIT में, इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी में। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पे एक साइलेंट आई हो गया। मैंने बच्चों को पिटते हुए देखा, और मैं भी उसमें बच्चा ही था उस समय में, क्योंकि हायर सेकेंडरी करके 11th के बाद बहुत अच्छी रैंक के साथ मैं यहाँ पे टॉप भी किया था उस साल, फर्स्ट ईयर मुझे याद है। बहुत अच्छी रैंक के साथ यहाँ के लिंडी हॉस्टल में रहा करता था। लेकिन मुझे ख्याल है सितंबर या अक्टूबर का महीना रहा होगा, सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का अरेस्ट हुआ। मैंने अपने सामने देखे बच्चों की पिटाई हुई, जो मैं प्रशासन का हूँ, बच्चों की पिटाई हुई, और वो देख करके मुझे लगा कि अब मुझे ये रहने लायक जगह नहीं है। तो मैंने दोबारा IIT का इम्तिहान दिया और मैं IIT कानपुर पहुंच गया। तो मैं आपके BHU IIT का अलुमनाई भी हूँ, यहाँ पे 1 साल के लिए पढ़ा हूँ। तो आज वहां पे आकर के दोबारा, जैसे कि हमारे जैन साहब कह रहे थे कि आप आइए तो बनारस को महसूस करिए। बनारस तो मेरा अपना शहर है, और आप सारे लोगों से मैं कहूंगा, बनारस जो बाहर से लोग आए हैं, आप देखिए कि कैसे शहर तब्दील होता है। आप जरूर जाकर के, इस समय तो बारिश का मौसम है, गंगा जी में पानी बढ़ चुका है, अदरवाइज आप नौका विहार कर सकते थे, लेकिन आप घाट से जाकर के देखिए बनारस को।
कितना खूबसूरत नजर आता है, शाम को या सुबह कितना बढ़िया नजर आता है। आप जरूर जाकर के काशी विश्वनाथ धाम को देख करके आइए। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि कैसे इतना सुंदर व्यवस्था। अगर आपने पीछे देखा होगा बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को देखा होगा, आज वो कितना विराट रूप में किस प्रकार से पूरे देश को या पूरे दुनिया को सबको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तब आकर्षित कर रहा है। आप जरूर जाकर के इसको देखें। बनारस की जो गलियां हैं, क्योंकि जो मैं बनारस में न केवल पढ़ा हूं 1 साल के लिए, मैं 1 साल यहाँ पोस्टेड भी रहा हूं एज ए प्रोफेशनल। जब मैं अपने आईएएस सेवा का शुरुआत किया 1984 में शुरुआत किया, तो 1 साल हमें 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पूरे 1 साल हमारा प्रोफेशन पीरियड एक डिस्ट्रिक्ट में भी ज्यादा होता। बनारस में मैं 85-86 में था, और तब के बनारस के गलियों को जाकर के देखिए और अब आप जाकर के देखिए गलियों में आपको काशी का एक नया रूप दिखता है। आप कहीं भी किसी भी आप जाकर के देखें, जैसा सुमेध घाट पे या काशी विश्वनाथ के या उस आसपास किसी भी गली में जाकर देखें, इतना सुंदर स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हुआ जिसको देख करके आपको आनंद आएगा। आप बनारस आए तो बनारस के जो यहाँ का पकवान भी, मैं खुद यहाँ पास का हूं, तो आप यहाँ का जरूर कचौड़ी और जलेबी जरूर खाना चाहेंगे। अगर नहीं खाए तो फिर बनारस को आपने महसूस नहीं किया। आप बनारस में आए तो बनारस का यहाँ का खान पान, यहाँ का कपड़ा, यहाँ की बहुत सारी चीजें, ये बनारस एक सामान्य शहर नहीं है, ये एक अद्भुत शहर है। एक ऐसा शहर है जहां पे इतने सारे अनुभव आपको हस्तशिल्प का, यहाँ पे ज्ञान का, अगर आप जाए ज्ञान को अगर देखना था तो ज्ञान की इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, किसी भी विधान ज्ञान की बहुत सारी। आप यहाँ पे जो हर तरह के अनुभव आप कर सकते हैं। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो संगीत भी बनारस के लिए बहुत ही संगीत का, नृत्य का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ज्ञान विज्ञान, आयुर्विज्ञान, हर चीज का आपका जो है यहाँ पे बैठे हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, आपके जो है इसका जो आयुर्वेदा का, योग का, ऋषियों का, मुनियों का, ये बाबा तुलसी का, कबीरदास का, ऐसे जो तमाम सारे महान संतों की नगरी रही है। तो आप बनारस अगर आप आए कहीं पूरे देश में कहीं से आए तो मैं निश्चित कहूंगा कि आप जरूर बनारस को देख के आइए, बनारस को अनुभव करिए, बनारस के उस स्वाद को भी आनंद लीजिए और मां गंगा का एक बार प्रणाम करके बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के तब अपने आ जाइए। मैं एक बार दोबारा आप सबने इतना अच्छा काम किया और मुझे एक बार मौका दिया आपसे ताल्लुकात करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।